2001 में जब रियल एस्टेट में हम लोग आए तो हमारा जो प्रोजेक्ट था रोहतक में आया था, जहाँ पर कोई बिल्डर नहीं था, कोई ग्रोथ नहीं थी, कोई लाइफस्टाइल नहीं थी। न्यूमैक्स सिटी के अंदर हम एक लाइफस्टाइल ऑफर करते हैं। सिमिलरली सिविल लाइंस में हम लोग, उसका नाम ही सिविल लाइंस है। दिल्ली के अंदर सिविल लाइंस है, सबसे महंगा एरिया है, सबसे पॉश इलाका है वो। तो मैं मुजफ्फरनगर क्यों गया? कोई बिल्डर नहीं है हमारे शहर का, कोई बड़ा बिल्डर, कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। तो मेरा जो विजन है कि मुझे डेट नहीं लेना है, मुझे काम 4 प्रोजेक्ट करूं लेकिन तसल्ली से करूं, तकलीफ मेरे कस्टमर को तकलीफ नहीं आए। तो मैंने ये सोचा है कि मैं डेट नहीं लूंगा, और मैंने अभी तक ईश्वर की दया है कि 100% पेड लैंड मेरी है, सारे मेरे अपने पैसे लगे हुए हैं, और मैं बेस्ट से बेस्ट काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक ऐसी शानदार टाउनशिप बनेगी जो एनसीआर में आपको नहीं मिल पाएगी। नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में। रियल एस्टेट की दुनिया में विजन और एक्सपीरियंस का दूसरा नाम है सुनील गोयल। ओमैक्स के को फाउंडर से लेकर न्यूमैक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर टियर 2 और टियर 3 शहरों का लैंडस्केप बदलने तक इनका 36 साल का एक्सपीरियंस लाजवाब रहा है। तो चलिए आज हम इसी विजनरी से बात करेंगे, थोड़ा सा रियल एस्टेट के बारे में और जानते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आपका भी स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। तो सर आपका रियल एस्टेट में 36 साल का एक्सपीरियंस है। तो सर सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि इतने वास्ट एक्सपीरियंस में आपने ऐसी कौन सी सीख ली है जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? 36 साल का एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। 90 से लेकर के 2001 कंस्ट्रक्शन, 2001 से 2018 तक रियल एस्टेट, 100 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया हैंडओवर करना, बहुत सारे मॉल, बहुत सारे ग्रुप हाउसिंग, टाउनशिप, एक बड़ा अनुभव था। फिर बीच में 7-8 साल का स्ट्रगल, फाइटिंग, और अब न्यूमैक्स की जो नींव है करीब करीब 23 अप्रैल 2024 को रखी गई, और एक बड़ा प्रोजेक्ट का सपना देखा गया, एक नया विजन के साथ सपना देखा गया। जो 36 साल का जो मेरा अनुभव है, उसमें जो मेरी शॉर्ट कमिंग्स थी, जो अच्छी चीज़ थी, नेगेटिव चीज़ थी, पॉजिटिव चीज़ थी, उसको टोटल इस न्यूमैक्स में डाल दिया गया। क्या नेगेटिव चीज़ थी, क्या पॉजिटिव चीज़ थी, वो बहुत सारे अनुभव है, वो बहुत सारी चीज़ बनाई जा रही है ताकि बेस्ट से बेस्ट न्यूमैक्स का एक नया ब्रांड बनाया जाए, लोगों को बेस्ट क्वालिटी का एक प्रोडक्ट दिया जाए। सर आपके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट 100 एकड़ न्यूमैक्स सिटी को हाल ही में रेरा अप्रूवल मिला है, एमडी अप्रूवल के बाद। तो सर ये अप्रूवल बायर्स के लिए कितने इम्पोर्टेंट है, ये हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं भगवान को धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरी नई पारी में 100 एकड़ की टाउनशिप मुजफ्फरनगर के अंदर इंटीग्रेटेड टाउनशिप में एमडी से पूरा 100% अप्रूवल मेरा हो चुका है, उसका रेरा आ चुका है। और रेरा एक मैंडेटरी है बायर्स के इंटरेस्ट के लिए। पहले रेरा 2017 से पहले मेरा रेरा नहीं था, तो कस्टमर और बिल्डर के बीच में एक ट्रस्ट लेवल खत्म हो गया था, जिस कारण से बहुत सारे प्रोजेक्ट खराब हो गए थे, बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा लुट गया था, बहुत सारे बिल्डर चोर कहलाए गए थे। उस चीज़ को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रेरा रखा। रेरा का मतलब ये हुआ कि जो आपने लैंड खरीदी है, ये 100% आपकी ऑनरशिप में है या नहीं है, उसमें कोई लीगल कोई झगड़े तो नहीं है, कब्जा आप पर 100% है, पैसे आपने 100% दे दिए हैं, रजिस्ट्री आपने 100% कर दी है। एज पर लॉ एमडीए ने वो अप्रूव करती है, बहुत सारी एनओसी लेती है, बिजली की, पानी की, सीवर की, पॉल्यूशन की। वो सब एनओसी लेने के बाद में तब लेआउट पास होता है। लेआउट पास होने के बाद अगेन एक एजेंसी रेरा है, वो रेरा सारी चीज़ चेक करती है, फिर बोलती है, ठप्पा लगाती है, हाँ दिस इज रेरा अप्रूव। अब बायर अपने प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, क्योंकि जो बायर पैसा देगा वो पैसा बिल्डर के अकाउंट में नहीं आएगा, एक जॉइंट अकाउंट में आएगा। जो जॉइंट अकाउंट है वो रेरा और बिल्डर का एक जॉइंट अकाउंट होगा। रेरा की कुछ लिमिटेशन है कि आप इतना फंड निकाल सकते हो, इतना फंड आपको उस प्रोजेक्ट के लिए लगाना पड़ेगा। पहले क्या होता था, जो फंड आता था सेल से, उस फंड को बिल्डर निकाल लेता था, नए प्रोजेक्ट में डाल देता था, लेकिन जो पुराने प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट थी फंड की, वो पूरी नहीं हो पाती थी, प्रोजेक्ट रुक जाता था। उसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने नियम लागू किया है कि प्रोजेक्ट के पूरा करने के लिए वो फंड, सफिशेंट फंड उस बैंक अकाउंट में होना चाहिए, ताकि बिल्डर उस काम को पूरा कर पाए और कस्टमर को वो अपना प्रोडक्ट टाइमली दे पाए। इसलिए रेरा जरूरी है। रेरा आने के बाद सारे क्वेश्चन आंसर सब खत्म हो जाते हैं। आप सब क्या प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं मुजफ्फरनगर में, और इन्वेस्टर्स के लिए क्या है और बायर्स के लिए क्या है, यूजर्स के लिए क्या है? ये जो प्रोजेक्ट है 100 एकड़ का प्रोजेक्ट है,
और इसमें इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी में पास हुआ है। इंटीग्रेटेड का मतलब समझ लीजिए आप कि एक जो शहर है वो पूरा शहर बसता है, जिसमें आपका आवास भी होगा, आपका ऑफिस भी होगा, आपकी दुकान भी होगी, आपका एंटरटेनमेंट भी होगा, बच्चों के लिए सुविधा होगी, मिसेस के लिए सुविधा होगी, सारी सुविधा एक शहर के अंदर है। इसमें मैं थोड़ा व्याख्यान करना चाहूँगा 100 एकड़ में क्या क्या चीज़ के अंदर है। 100 एकड़ में मेरे प्लॉट्स हैं, आपका विलाज है, रो हाउसेज है, ग्रुप हाउसिंग है, एससीओ के प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट है, मॉल है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, होटल है। एक पूरा शहर में बसाने की कोशिश कर रहा हूँ और भगवान ने चाहा तो अच्छी क्वालिटी का मैं प्रोडक्ट दूंगा। और जो मुजफ्फरनगर में जो वासियों के लिए मैं कहना चाहूँगा, ये एक ऐसी शानदार टाउनशिप बनेगी जो एनसीआर में आपको नहीं मिल पाएगी। एनसीआर में जो भी बेस्ट टाउनशिप है उससे 21 में बनाऊंगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। आपका एक अलग स्टाइल होगी, अलग आनंद आएगा। ओपन स्पेसिस होंगे, ओपन चौड़ी चौड़ी रोड होंगी, चौड़ी चौड़ी पार्क होंगे, एक बड़ा आनंद का अनुभव होगा आपको। ये प्रोडक्ट उसमें होगा। जहाँ तक रहा इन्वेस्टर का सवाल, जब एक टायर 2 सिटी है, एक टायर 1 सिटी है। टायर 1 में बहुत सारे बिल्डर काम कर रहे हैं, बहुत रेट महंगा हो गया। आप गुड़गांव जाइए, द्वारका में जाइए, आप नोएडा में जाइए, 25,000 फुट 30,000 फुट स्क्वायर फीट का माल हो गया उसके अंदर। एक मीडियम लोगों की रेंज से बाहर हो गया प्रोडक्ट। अब जो सेकंड टायर 2 सिटी है, जैसे मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, जो मेट्रो से कनेक्टेड हो चुके हैं या होने वाले, तो दिल्ली से वो कनेक्टेड हो जाते हैं। वहाँ एक छोटे बजट में आपको मकान भी मिलता है, दुकान मिलता है, ऑफिस मिलता है, सब चीज़ मिलती है। तो वहाँ पर इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। मेट्रो सिटी में ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं। वहाँ मारा मारी मची हुई है। मैंने मुजफ्फरनगर क्यों चुना? क्योंकि वहाँ कोई बड़ा बिल्डर नहीं था। तो मैंने वहाँ एक बड़ा सपना देखा और मैं जो इन्वेस्टर जो होंगे उनके फ़ायदे की चीज़ होगी, यूजर होंगे उनके फ़ायदे की चीज़ होगी। वाओ सर, दैट्स रियली इम्प्रेसिव। सर, आपके फैमिली चैनल पार्टनर्स हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि वो लोग कैसे कनेक्टेड है। देखिए, मैं अपनी फैमिली में मैं हूँ, मेरी मिसेज़ है सीमा गोयल, मेरा बेटा है चैतन्य गोयल। वो तीनों हम लोग लगे हुए हैं इस काम के अंदर। चैतन्य 80-90% काम वही संभालता है, प्रोजेक्ट वही संभालता है, सारा फाइनेंस वही देख रहा है। वो एक एक डिटेल में हो जा रहा है वो। तो जब से ज़मीन खरीदी गई है, रजिस्ट्री हुई है, म्यूटेशन हुई है उसकी, उसके बाद लाइजिंग हुई है, लेआउट पास हुआ है, रेरा पास हुआ है, हर एक एक्टिविटी में मार्केटिंग हुई, मार्केटिंग कर रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट को कैसे अच्छा बनाया जाए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है। मेरा बेटा चैतन्य जो कंपनी का डायरेक्टर है, वो सब चीज़ बारीकी से देख रहा है, मैं भी बारीकी से देख रहा हूँ। मेरी पूरी टीम है, कोर टीम है, जो कंस्ट्रक्शन का जो हेड है, जिनको करीब करीब 20 साल का बहुत बड़ा 30 साल का बहुत बड़ा अनुभव है, और जो मेरे साथ में ही कनेक्टेड है 30 साल से, संजय अग्रवाल उनका नाम है। और मार्केटिंग में मिस्टर रवीश सिंह है, जो 2005 से मेरे साथ में काम कर रहे हैं। वो मार्केटिंग हेड है कि कैसे प्रोडक्ट बढ़िया बनाया जाए, इन्वेस्टर को कैसे फ़ायदा हो, बायर को कैसे फ़ायदा हो, कैसे हम उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। जो कंपनी का ओवरऑल जो सिस्टम है, वो शिखा गर्ग देखती है, वो भी मेरे साथ 2005 से काम करती है। तो ये तीनों जो लोग हैं, वो पिछले 30 साल से मेरे साथ में काम कर रहे हैं, जो अलग सिस्टम को होल्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं। ऊपर से मैं भी देख रहा हूँ, मेरा बेटा भी देख रहा है कि मतलब हमारा जो थीम है कि पूरी जो टीम हमारी है, उस टीम की प्रोडक्ट कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे बढ़िया बनाया जाए, ये थीम वर्क हमारा है। Seems like a really hard working team you जी। have, sir. तो चलिए, कोर टीम की बात हो रही थी, तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यू मैक्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चैतन्य गोयल सर। हेलो, हाय मैम। हेलो, हाय। ऑल गुड। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, एक तो सर आप यंग है तो मुझे लगता है आपसे मुझे पूछना भी चाहिए। जी। सर, रियल एस्टेट में वर्क टू वर्क, वर्क टू लाइफ जैसे कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं पैंडेमिक के बाद। जी। तो सर, आप इन कॉन्सेप्ट को अपने टाउनशिप में कैसे शामिल करते हैं? आपने जैसा अभी समझा होगा, मुजफ्फरनगर की जो टाउनशिप है वो एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। इंटीग्रेटेड का मतलब सब कुछ उसी जगह पर है। वो एक मिनी मुजफ्फरनगर है, जहाँ पर आपको हॉस्पिटल भी मिलेगा, स्कूल भी मिलेगा, कॉलेज भी मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी, शॉप भी मिलेगी, आपको ऑफिसेज भी मिलेंगे, फ्लैट्स भी होंगे, प्लॉट्स भी होंगे। हर टाइप की चीज़ को केटर किया जाएगा। आपको उस टाउनशिप से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ ऑल इन वन है। तो वर्क टू लाइफ और वर्क बैलेंस काफ़ी मेंटेन रहेगा उस जगह पे। तो वैसे भी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे भी यंगस्टर्स में, वर्किंग पीपल में। सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि मुजफ्फरनगर में गवर्नमेंट काफ़ी नए इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है, जैसे कि रैपिड रेल हो गया,
तो आप कैसे गवर्नमेंट से अलाइंड हैं और आप क्या सोचते हैं इनिशिएटिव्स के बारे में? मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी जो है काफ़ी एक्टिवली कंट्रीब्यूट करी है वेस्टर्न यूपी की ग्रोथ के अंदर। वेस्टर्न यूपी में चाहे बात कर लो जेवर एयरपोर्ट का, तो एयरपोर्ट काफ़ी वेल कनेक्टिविटी लेकर आएगा। आज की डेट में कोई मेरठ, मुजफ्फरनगर या वेस्टर्न यूपी का कोई भी सिटीज़न जो है उसको दिल्ली जाना पड़ता है, वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के वो कहीं पे भी जाता है, जबकि उनका व्यापार और उनके जो बिजनेसेस हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो वहाँ पे शुगर केन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है। तो उनके लिए ये काफ़ी बिजनेस को डेवलप करने के लिए होगा, उनके कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी। प्लस में मैं कहना चाहता हूँ कि गंगा एक्सप्रेसवे की काफ़ी स्ट्रांग कनेक्टिविटी अब आती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली टू देहरादून इंसान को सिर्फ 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएगा। उसके बीच में बिल्कुल मुजफ्फरनगर पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद 1 घंटे के अंदर ही बाय रोड दिल्ली से मुजफ्फरनगर एक इंसान पहुंच सकता है बाय रोड या बाय आरआरटीएस। आरआरटीएस की काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर बन चुका है, यहाँ से आगे मुजफ्फरनगर आना है और उसके बाद उत्तराखंड टच होना है इससे। तो एक इंसान की वेस्टर्न यूपी के अंदर 100 रुपये में ट्रैवलिंग आरआरटीएस के थ्रू इतनी वेल कनेक्टिविटी वेस्टर्न यूपी के अंदर काफ़ी ग्रोथ है। आपके सारे प्रोजेक्ट्स, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो या ग्वालियर हो, आपके सभी प्रोजेक्ट्स सेल्फ रिलायंट टाउनशिप के कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। तो आप हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है ये? सेल्फ रिलायंट टाउनशिप का मतलब हो गया सेल्फ सस्टेनिंग। अगर उसकी बात करें हम, उसके अंदर शॉप भी है, ऑफिस स्पेस भी है, रहने के लिए भी है, उधर क्लब हाउस भी है 1.25 लाख एरिया का, उसके अंदर स्विमिंग पूल भी होगा, उसके अंदर बास्केटबॉल कोर्ट भी होगा, टेनिस कोर्ट भी होगा, योगा के लिए अलग अलग एग्जिबिशंस चलेंगे, शॉपिंग हाई स्ट्रीट भी है उधर। तो सब कुछ ऑल इन वन है। चाहे उसकी मैं बात करूँ, अगर होटल भी है उसके अंदर, होटल के अंदर सरोवर पोर्टिको आ रहा है, स्कूल के अंदर केआर मंगलम आ रहा है। तो सेल्फ सस्टेनिंग बन गया। एक फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर पेरेंट्स होते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे से लेकर जब तक वो बड़ा होगा, केजी की पढ़ाई से लेकर 12th तक हमारी टाउनशिप के अंदर उसको खेलने के लिए चाहिए, घूमने के लिए चाहिए, पढ़ाई करने के लिए चाहिए, और नेचर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी होएगी जो मुजफ्फरनगर के लोग शायद मिस आउट कर रहे हो, हमें ऐसा फील हुआ। तो वहाँ पे एक्सटेंसिव हॉर्टिकल्चर होगा। अराउंड 1 लाख पौधे हम लोग मुजफ्फरनगर के अंदर अपनी टाउनशिप में लगा रहे हैं, जिनकी टेक केयर न्यूमैक्स करेगा। ये तो होगा ही होगा, प्लस में मैं ऐसा मानता हूँ कि एक प्लॉट को बेचना या एक फ्लैट को बेचना वो किसी भी डेवलपर के लिए बहुत आसान है। प्रोडक्ट को बेचना तो बहुत आसान है, उसकी आफ्टर सेल सर्विस वो कुछ ही लोगों को आता है। वो मैं मानता हूँ कि कुछ नेशनल प्लेयर्स हैं, उनके अंदर से पापा का अनुभव इतना ज़्यादा है कि वो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ पाएंगे कि आफ्टर सेल सर्विस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग एक गाड़ी खरीदते हैं, वो शायद आती है 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की, तो उसके अंदर आफ्टर सेल सर्विस की काफ़ी अहमियत होती है। जहाँ पे हम यही अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसको जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करते रहेंगे, उसके अंदर आफ्टर सेल सर्विस की कितनी अहमियत होगी। तो न्यूमैक्स के अंदर कस्टमर का चाहे मेंटेनेंस हो, उसका चाहे वो क्लब के अंदर जाए तो उसके लिए रिजॉर्ट वाली फीलिंग आए उसको, उसके पेड़ पौधे हों, उसकी वाटर बॉडीज़ हों, वो क्लीन रहें, खेलने कूदने के लिए कोचेज़ आए वहाँ पे खिलवाने के लिए। तो ये आफ्टर सेल सर्विस के लिए हम लोग काफ़ी ध्यान देते हैं। उसमें पर्सनली हम लोग इन्वॉल्व होते हैं कि इंसान को तकलीफ़ ना हो जब वो एक प्रॉपर्टी खरीदे हमसे। अभी आपने मेंशन भी किया कि 1 लाख पौधे प्लांट करने का आप लोगों का इनिशिएटिव, दैट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव आई वुड से। सर, उसी के साथ मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि न्यूमैक्स सिटी के अलावा आपका एक और नया प्रोजेक्ट न्यूमैक्स सिविल लाइंस भी मुजफ्फरनगर में आ रहा है। तो सर, मैं जानना चाहती हूँ कि ये न्यूमैक्स सिटी से ये प्रोजेक्ट कैसे अलग है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप इसको? न्यूमैक्स सिटी की जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर, हाईवे पर है वो, ऑन हाईवे 400 फुट का फ्रंट है उसका। अगर मैं बात करूँ सिविल लाइंस की, तो सिविल लाइंस का 800 फुट का फ्रंट है। वो एकदम मुजफ्फरनगर के बीच शहर में, एट द हार्ट ऑफ मुजफ्फरनगर। वहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, विलाज हैं, कमर्शियल एससीओज हैं, ऑफिस स्पेस भी है।
उसके साथ ही साथ जैसे मैं इधर बता रहा था आपको कि न्यूमैक्स सिटी के अंदर हम एक लाइफस्टाइल ऑफर करते हैं। सिमिलरली सिविल लाइंस में हम लोग, उसका नाम ही सिविल लाइंस है, दिल्ली के अंदर सिविल लाइंस है, सबसे महंगा एरिया है, सबसे पॉश इलाका है वो हम चाहते हैं मुजफ्फरनगर का सबसे महंगा एरिया हो। वहाँ पर हमने ग्रीन स्पेस बहुत छोड़ा है। अराउंड हमारी टाउनशिप का 15% एरिया ग्रीन में है। अराउंड 2 एकड़ का तो बीच में हमने ग्रीन स्पेस दिया है, क्लब हाउस दिया है, सेम फैसिलिटीज़ उधर भी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास किया है। उसके अंदर हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी डाली हैं, लाइफस्टाइल भी डाली है, साइड में वाटर बॉडीज़ भी, काफ़ी ब्यूटीफुली उसको हमने प्रेजेंट किया है और वैसा ही हम लोग डिलीवर भी करेंगे। ओके सर, छोटे डेवलपर्स और छोटे बिल्डर्स की अगर बात करें तो न्यूमैक्स सिटी छोटे डेवलपर्स और छोटे बिल्डर्स के लिए क्या स्कोप बनाता है, उनके लिए क्या स्पेस है, उनके लिए क्या उनको क्या स्कोप मिलेगा इसमें? अभी यूपी के अंदर नए बायलॉज आए हैं 2025 के। उसके तहत एक इंसान एक प्लॉट को, फ्री होल्ड प्लॉट को लेकर उस पर स्टिल्ट+4, स्टिल्ट+3 ऐसे बिल्डर बायर फ्लोर्स बना सकता है, जिससे प्रमोट किया है यूपी गवर्नमेंट ने छोटे बिल्डर्स को प्लॉट्स और उन पे बिल्डर बायर फ्लोर्स बनाने के लिए। इससे एक इंसान की पॉकेट के अंदर उसको एक लिवेबल स्पेस मिलता है। न्यूमैक्स सिटी के अंदर ही अगर हम देखें तो हमारे सारे प्लॉट्स के अंदर अगर ऐसे फ्लोर्स बन जाएं जैसे दिल्ली और हरियाणा में बनते थे, ऑटोमेटिकली प्लॉट के अंदर एप्रिसिएशन भी होगी, प्लस में जो बायर होगा उसको एक लिवेबल स्पेस लो राइज के अंदर मिल जाएगा। वो सेम फैसिलिटीज़ जो न्यूमैक्स सिटी के अंदर एक प्लॉट ओनर ले पाता था, उसको महसूस कर पाता था, उसकी फील ले पाता था, अब एक फ्लोर का बायर भी ले पाएगा। उसके अंदर छोटे डेवलपर्स भी बहुत सारे आएंगे, उनकी कमाई बहुत अच्छी है। जैसे दिल्ली और हरियाणा में आज की डेट में आप देखेंगे बिल्डर बायर फ्लोर्स, चाहे वो हुडा सेक्टर्स ले लो, चाहे वो नए सेक्टर्स ले लो, दिल्ली के अंदर बिल्डर बायर फ्लोर्स की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत है। सेम एक्सेप्टेबिलिटी बहुत आसानी से यूपी के अंदर मिलेगी छोटे डेवलपर्स को। ओके, मूविंग ऑन सर, आपका जो प्रोजेक्ट है एक ज़ीरो डेब्ट प्रोजेक्ट है, जो कि रियल एस्टेट पे काफ़ी अलग बात है ये। तो सर, इस फाइनेंशियल डिसीजन के पीछे या फिर इस फाइनेंशियल डिसीजन को मेंटेन करने के पीछे आपकी क्या फ़िलॉसफी है? इसमें मैं मानता हूँ इसमें मेरी फ़िलॉसफी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसका विजन है इसके पीछे, इस न्यूमैक्स को चलाने के पीछे जिसका विजन होगा, वो ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे कि ज़ीरो डेट की क्या अहमियत होती है एक डेवलपर के लिए, क्लाइंट के लिए, उसके इन्वेस्टर्स के लिए, उसके स्टेक होल्डर्स के लिए। तो मैं चाहूँगा कि एमडी सर बताएं इस चीज़ को। देखिए, आज की डेट में जो रियल एस्टेट पे देख रहे होंगे आप लोग, बहुत सारे लोग 2007 में जब एक सुनामी आया था, पूरे अमेरिकन सारे बैंक धराशायी हो गए थे, और उसमें आपने देखा होगा करीब इंडिया के बहुत सारे बिल्डर तकलीफ में आ गए थे, इन्वेस्टर तकलीफ में आ गए थे, बायर तकलीफ में आ गए थे, उनको प्रोडक्ट नहीं मिल पाया था, और NCLT और 50 तरह के नाटक वहाँ हो गए थे। तो क्यों 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 हो पाए वो? क्योंकि बिल्डर ने अपने आप को, यदि 100 रुपये जेब में है तो 200 रुपये बैंक से लोन ले लिया, और लोन लेकर के फिर उसको प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर दिया। कस्टमर ने दोबारा लोन ले लिया। जो प्रोजेक्ट लोन के ऊपर लोन पे चलते रहे, तो जो ग्रुप हाउसिंग हुई या कुछ और भी कोई प्रोडक्ट हुए रियल एस्टेट के अंदर, वो वहाँ सारे मैशअप हो गया। मैशअप होने के कारण से रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा नाटक हो गया और बहुत बड़ा तमाशा हो गया, और हाहाकार मच गए मान लीजिए। क्योंकि आदमी की ज़िंदगी भर की कमाई होती है, जो बिल्डर के यहाँ लगाता है, एक सपना सोचता है आदमी, सपने लेकर के मकान खरीदता है, और जब मकान उसको नहीं मिलता है तो तकलीफ का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। तो इसमें 2 एंगल आए। एक एंगल आया कि लोन मिनिमम लेना है। सरकार का एक बहुत बड़ा नियम आया रेरा, जो पहले रेरा नहीं था। तो रेरा इसलिए आया कि मेरा जो बायर है उस बायर को मकान मिल जाए। तो 2 फैक्टर हुए, एक रेरा हुआ, एक डेट हुआ। जहाँ कंपनी में डेट बढ़ता है तो सर्कल में फंस जाता है, फंस करके वो बाहर निकल नहीं पाता, अल्टीमेटली कंपनी एनसीएलटी में घुस जाती है। वो कहाँ पर होता है? जहाँ बिल्टअप, जहाँ बड़ी बड़ी ग्रुप हाउसिंग बनती है, बड़े बड़े मॉल बनते हैं, वहाँ डेट बढ़ जाता है। तो मेरा जो विजन है कि मुझे डेट नहीं लेना है, मुझे काम 4 प्रोजेक्ट करूँ लेकिन तसल्ली से करूँ, तकलीफ मेरे कस्टमर को तकलीफ नहीं आए। तो मैंने ये सोचा है कि मैं डेट नहीं लूँगा, और मैंने अभी तक ईश्वर की दया है कि 100% पेड लैंड मेरी है, सारे मेरे अपने पैसे लगे हुए हैं, और मैं बेस्ट से बेस्ट काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और डेट फ्री कंपनी है। आप इंडिया में देखोगे तो डेट फ्री कंपनी गिनती की 1% या 2% कंपनी मिलेंगी। फ्यूचर वही है, ग्रोथ वहीं पर होनी है।
कस्टमर को भी फायदा है उसमें, और बिल्डर भी अपनी चैन की नींद रात को आदमी शांति से सोता है। नहीं तो सारा बैंक का कर्जा चल रहा है और डेली का ब्याज चल रहा है, रात को नींद नहीं आती बिल्डर को। वो वाला काम नहीं कर रहा। तसल्ली से बायर को अच्छा प्रोडक्ट देना है, बढ़िया सामान देना है उसको, जो याद रखे कि हाँ ये बड़ा अच्छा बिल्डर है, ये सोचना है मेरा। आपका विजन है कि इंडिया के नए शहरों में एक वर्ल्ड क्लास टाउनशिप डेवलप करना। मुजफ्फरनगर के अलावा आप ग्वालियर में भी 170 एकड़ का टाउनशिप आप लोग डेवलप कर रहे हैं। तो सर ये स्पेसिफिक लोकेशंस चुनने के पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, कोई स्ट्रैटेजी है, क्या है वो आप हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, जो रियल एस्टेट में जो रॉ मटेरियल है वो ज़मीन है, और ज़मीन किसानों के पास में है। बहुत कम ज़मीन है जो कंसोलिडेटर के पास में रखी होती है। तो जहाँ ज़मीन मुझे इकट्ठी मिलती है 50 एकड़ 100 एकड़, मैं वही लैंड लेता हूँ। किसानों से लैंड लेना बहुत मुश्किल आता है रेट में। 50 एकड़ में 500 किसान इन्वॉल्व होते हैं, एग्रीमेंट होता है, रजिस्ट्री टाइम में बहुत सारे रजिस्ट्रियाँ हो नहीं पाती और प्रोजेक्ट अटक जाता है। 2004 में बहुत बड़ा आसान था, ये किसानों से ज़मीन लेना बहुत आसान था, एक सिस्टम था। लेकिन अब मैं भी जो भी मैं प्रोडक्ट देख रहा हूँ, जहाँ भी जिसके पास अच्छी ज़मीन है 50 एकड़ 100 एकड़, मैं उनसे खरीदने की बात करता हूँ। मैं वही ज़मीन ले रहा हूँ। मैं एमपी में काम कर रहा हूँ, यूपी में काम कर रहा हूँ, हरियाणा में काम कर रहा हूँ, और मैं अगले 3-4 साल में काफ़ी, मैं जो सोचता हूँ एक बड़ा लैंड बैंक मेरे पास में होगा, एक जीरो डेट के साथ में होगा। एक अच्छा काम रियल एस्टेट में, एक अच्छा नाम रोशन करना, ये मेरी इच्छा है। पैसे के पीछे मैं नहीं भाग रहा, मुझे पैसे की कमाई नहीं चाहिए। यदि मेरे कस्टमर खुश है तो मैं खुश हूँ, मेरी कंपनी खुश है, मेरे एम्प्लॉय खुश है। यदि मेरे कस्टमर तकलीफ में आ जाएंगे तो मैं खुद तकलीफ में आ जाऊँगा। कमाई तो प्राप्त होती है यदि मेरे कस्टमर खुश है तो। आज मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा मैं काम कर रहा हूँ, 100 एकड़ की टाउनशिप बना रहा हूँ, तो आज किसी भी मुजफ्फरनगर के बंदे से, मेरठ के बंदे से बात करिए आप कि नुवस क्या है, क्या काम कर रहा है, वो आपको इज्जत से नाम लेगा कि हाँ एक बहुत अच्छी टाउनशिप बनने वाली है, जो एनसीआर में बेस्ट टाउनशिप बनेगी। जी सर आपका नेक्स्ट 3 साल में क्या एक्सपेंशन प्लान है, और आप टीयर 2 और टीयर 3 शहरों पे ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ पे इतना क्यों नहीं कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में इतना क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा कुछ बताएं सर। देखिए, मेरे 36 साल का जो मेरा अनुभव रहा है, आपने देखा होगा, हमने 2001 में जब रियल एस्टेट में हम लोग आए तो हमारा जो प्रोजेक्ट था रोहतक में आया था, जहाँ पर कोई बिल्डर नहीं था, कोई ग्रोथ नहीं थी, कोई लाइफस्टाइल नहीं थी। फिर भादोगढ़ में आया, फिर सोनपत में आया, पलवल में आया, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ बोलते हैं उसको, चंडीगढ़ नहीं है, पंजाब है, जहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं थी, तो मैं वहाँ पंजाब में प्रोजेक्ट लेकर आया 1000 एकड़ का। इधर से आप देखेंगे, मैं इंदौर में गया, तो मैं वहाँ गया जहाँ पर बिल्डर कोई पहुँचे नहीं थे। फर्स्ट मूवर मैंने एडवांटेज ली। जहाँ आप जब बाहर जाते हैं और बढ़िया एक लाइफस्टाइल देते हैं, तो आपको जो कम्युनिटी है, जो लोकल, जो शहर है, जो सिटी है, आपको हाथ हाथ लेता है। यहाँ आपका कंपटीशन है। कंपटीशन में वो जो चीज़ वो आ नहीं पाती है, ग्रोथ उतनी, जो इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न है उतनी नहीं आ पाती है। रिटर्न मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे को रिटर्न चाहिए। मैक्सिमम रिटर्न कहाँ आएगी और मैं बेस्ट चीज़ कहाँ डिलीवर कर सकता हूँ, कहाँ मेरा कंपटीशन नहीं होगा, वो मेरा टारगेट है। 36 साल मैंने ये सीखा है। तो मैं मुजफ्फरनगर क्यों गया? कोई बिल्डर नहीं है हमारे शहर का, कोई बड़ा बिल्डर, कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। मैं अब बाकी चीज़ें जो प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं टायर 2 और टायर 3 सिटी प्लानिंग कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं बढ़िया लोगों के लिए काम कर सकता हूँ, कंपटीशन मिनिमम हो, मैक्सिमम ग्रोथ हो, मेरी भी, मेरे इन्वेस्टर की भी, मेरे बायर की भी। ये मेरी प्लानिंग है। अगले 3 साल में मैं एक बड़ा काम करने वाला हूँ। करीब मेरी प्लानिंग है कि मैं 800 एकड़ लैंड में एक्वायर कर लूँगा। प्रोजेक्ट मेरे आ चुके होंगे, करीब 40-50 प्रोजेक्ट मेरे आ चुके होंगे। ये मेरा विजन है। बाकी ईश्वर मेरे से जो कराएगा वो उसके हाथ में है। सोचना है, ड्रीम लेना है, ड्रीम लेऊँगा, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। कितना भगवान कराएगा, उससे डबल कराएगा या आधा कराएगा, ये ईश्वर के हाथ में है। न्यूमैक्स के डायनामिक डुओ एमडी सुनील गोयल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चैतन्य गोयल से बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस पूरे कॉन्वर्जेशन में इन्वेस्टर्स और होम बायर्स को काफ़ी नए टिप्स मिलेंगे, काफ़ी यूज़फुल इंसाइट समझ आएंगे और रियल एस्टेट के दुनिया के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा।